हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत, यानी क्लासरूम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कम्युनिकेशन की क्या क्या थ्योरीज होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक। प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत, एक क्लासरूम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कम्युनिकेशन की थ्योरीज क्या क्या है। कक्षा संचार के प्रभावशालीता प्रमुख कारणों पर निर्भर करती है। एक कक्षा में संचार को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, कक्षा को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए संचार बहुत ज़रूरी होता है और ये कुछ कारणों पर निर्भर करता है। शिक्षक, छात्र, संदेश, शिक्षण विधि, मीडिया, अधिगम वातावरण। कक्षा संचार के सिद्धांतों को 4 शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन किया गया है। कौन कौन से 4 हैं वे 4 सिद्धांत जिनके आधार पर एक कक्षा को प्रभावी बनाया जा सकता है। सबसे पहले है शिक्षकों के लिए सिद्धांत, टीचर्स के लिए सिद्धांत, संदेश नियत करने के लिए सिद्धांत, संदेश भेजने का सिद्धांत, शिक्षण विधियां और मीडिया के चयन का सिद्धांत कि शिक्षण देने के लिए कौन कौन सी विधियों का, किन किन टेक्निक्स का प्रयोग किया जाए और कौन से मीडिया के द्वारा पढ़ाया जाए, शिक्षण दिया जाए, उसका सिद्धांत। अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत, शिक्षण का जो एनवायरनमेंट है इसको अनुकूल बनाने के लिए भी कुछ सिद्धांत हैं। अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है शिक्षकों के लिए सिद्धांत। एक कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षकों के लिए कुछ सिद्धांत हैं। क्या क्या है? सबसे पहला है एक यथार्थवादी आत्म अवधारणा और आसपास के वातावरण के बारे में संवेदनशील होना। एक शिक्षक को होना चाहिए यथार्थवादी, रियलिस्टिक होना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण के बारे में संवेदनशील होना चाहिए। इससे क्या होगा? इसमें छात्रों की सामर्थ्य और दुर्बलताओं का विश्लेषण करके उनकी क्षमता जानने का प्रयास और वास्तविकता को स्वीकार करना शामिल है। यथार्थवादी कौन होते हैं? जो वास्तविकताओं को स्वीकार करते हैं, जो रियलिटी है उसको स्वीकार करते हैं। और आसपास के वातावरण के बारे में संवेदनशील होना, यानी छात्र की क्या क्या योग्यताएं हैं, उनमें क्या क्या वीकनेस है उनका विश्लेषण करना, उनको अच्छी तरह से समझना और उनकी क्षमता को जानने का प्रयास करना कि किस छात्र की कितनी क्षमता है समझने की, लिखने की, पढ़ने की। तो एक शिक्षक को होना चाहिए यथार्थवादी और अपने आसपास के वातावरण के बारे में संवेदनशील। दूसरा, उसे होना चाहिए विषय वस्तु में दक्षता का विकास। विषय वस्तु में दक्षता का विकास होना चाहिए। एक शिक्षक को सदैव अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि जो उसने पढ़ लिया बस उसी को वो बार बार पढ़ाता रहा, बल्कि अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए। जैसे जैसे सिलेबस चेंज होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपडेट होता रहना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी है और दूसरी संस्थाएं समय समय पर लघु अवधि के पाठ्यक्रम प्रायोजित करती रहती हैं, जिसके कारण शिक्षक का आत्मविश्वास और शिक्षण अभिक्षमता भी बढ़ती है और शिक्षक को नई तकनीकी से भी अवगत कराया जाता है। न्यू टेक्नोलॉजी से भी टीचर्स को अवगत करवाया जाता है और जिससे उनकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड में भी उनकी वृद्धि होती है। उसके बाद तीसरा सिद्धांत आता है शिक्षार्थियों को समझना, यानी विद्यार्थियों को समझना। एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है अपने स्टूडेंट्स को समझना। शिक्षक शिक्षार्थियों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। यह जानकारी अधिगम शैली, ज्ञान संबंधी सिद्धांत और अभिरुचियों के बारे में हो सकती है। एक टीचर को अपने सभी स्टूडेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस तरीके से सीखते हैं, इनका ज्ञान संबंधी सिद्धांत कैसा है, इनकी क्या क्या रुचियां हैं, क्या क्या इंटरेस्ट है इनका। शिक्षक को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि कोई 2 छात्र एक जैसे नहीं हो सकते हैं और उनके साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। जैसे हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स भी सेम नहीं हो सकते हैं। किसी की सीखने की क्षमता बहुत कम है तो किसी की सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा। तो ये बात टीचर को समझनी चाहिए कि 2 छात्र एक जैसे नहीं हो सकते, सभी छात्र एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए उनके साथ एक समान व्यवहार भी नहीं किया जा सकता। उनको उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद आता है प्रभावी संचार कौशल। इफेक्टिव संचार कौशल भी होना चाहिए एक टीचर में। इसके अंतर्गत है शाब्दिक और अशाब्दिक, मौखिक और लिखित सभी प्रकार के संचार कौशल। यानी एक टीचर को शाब्दिक, अशाब्दिक, मौखिक, लिखित सभी प्रकार के संचार कौशल आने चाहिए, जिसको सतत अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है और ये सभी कौशल सीखने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। उसके बाद आता है शिक्षा विज्ञान और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। शिक्षा विज्ञान
और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, इन दोनों के मिश्रण से ही कक्षा संचार को प्रभावी बनाया जा सकता है। एक तो शिक्षा विज्ञान के बारे में और एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। हमने इससे पहले एक वीडियो की थी जिसमें हमने शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पढ़ा था। तो कक्षा में ऐसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए और साथ ही साथ शिक्षा विज्ञान का भी मिश्रण होना चाहिए। उसके बाद आता है शिक्षक का वस्तुनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होना। शिक्षक का वस्तुनिष्ठ होना, ऑब्जेक्टिव होना और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ होना, कर्तव्यनिष्ठ होना। छात्र इन दोनों गुणों के आधार पर शिक्षक का सम्मान करते हैं। यदि छात्र वस्तुनिष्ठ होगा और अपने कर्तव्य के प्रति भी कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करेगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, तो छात्र क्या करेंगे, शिक्षक का सम्मान करेंगे। इससे कक्षा में संचार और भी प्रभावी हो जाएगा। जब स्टूडेंट टीचर का सम्मान करते हैं तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। शिक्षक को कुछ बातों में लचीला रुख भी अपनाना चाहिए, उसे हमेशा कठोर बनकर नहीं रहना चाहिए बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये थे कुछ शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण जो कि एक प्रभावी कक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरे सिद्धांत आते हैं हमें हमारे संदेश नियत करने के सिद्धांत। संदेश नियत करने के सिद्धांत यानी संदेश क्या है, जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, यानी क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है विषय वस्तु, उसको संदेश कहा गया है। यहाँ पर संदेश नियत करने के भी कुछ सिद्धांत होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और निर्दिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। जो भी संदेश, जो भी कंटेंट, जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है वो स्पष्ट होनी चाहिए और उसका कुछ निर्दिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। इसको वर्णित करने के लिए हम स्मार्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। स्मार्ट यानी SMART। स्मार्ट में एस का मतलब है स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। M मेजरेबल होना चाहिए, A अचीवेबल होना चाहिए, R रियलिस्टिक होना चाहिए और T होना चाहिए टाइम फ्रेम्ड होना चाहिए, निर्धारित समय सीमा में। यानी जो भी संदेश, जो भी विषय वस्तु, जो भी कंटेंट टीचर पढ़ा रहा है उसको एक तो विशिष्ट होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, निष्पादित होना चाहिए जिसको अचीव किया जा सके, रियलिस्टिक होना चाहिए, बिल्कुल वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल वास्तविक होना चाहिए और टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक निर्धारित समय सीमा के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है उचित अनुक्रम। एक उचित अनुक्रम होना चाहिए, जैसे सरल से लेकर जटिल की ओर, यानी पहले टीचर को इजी चीज़ें बतानी चाहिए और उसके बाद बढ़ना चाहिए कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ओर, टफ चीज़ों की ओर। सरल से जटिल की ओर, आसान से कठिन की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है सुबोध भाषा का प्रयोग। सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो कि अच्छी तरह से समझ में आ सके। कक्षा संचार में ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का उपयोग सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि सभी को टेक्निकल लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सुबोध हो, जो सबको समझ में आ सके। उसके बाद आता है उचित प्रतीक। उचित प्रतीकों का प्रयोग करना चाहिए। आजकल जैसे सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर काफ़ी स्टैंडर्डाइज प्रतीकों का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे ट्रैफिक लाइट, इसका उपयुक्त संकेत भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि ट्रैफिक लाइट में जो संकेत दिखाए जाते हैं उसी तरह टीचर को भी उचित प्रतीकों का प्रयोग करना चाहिए। प्रासंगिक अभ्यास या विद्यार्थी की कक्षा और मानसिक स्तर के अनुरूप दिए जा सकते हैं। अभ्यास करने के लिए कक्षा और मानसिक स्तर के अनुरूप दिए जा सकते हैं, यानी जिस छात्र का जितना मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसे अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। उसके बाद आता है उदाहरण और दृष्टांत। इसमें प्रभावी कक्षा संचार में सहायता मिलती है। प्रासंगिक अभ्यास का उपयोग कठिनाई स्तर के अनुसार किया जाता है, यानी जब भी कोई कंटेंट पढ़ाया जाता है तो बीच में एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, दृष्टांत दिए जा सकते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा क्लियर हो सके, ज़्यादा क्लैरिटी से छात्रों को समझ में आ सके। उसके बाद तीसरा सिद्धांत है हमारा शिक्षण विधियों और मीडिया चयन के लिए सिद्धांत। पढ़ाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करें और कौन कौन सी मीडिया के साधनों का चयन करें, उसका ये सिद्धांत है। सबसे पहले है प्रासंगिक और उचित विधियों और मीडिया का चयन करें। ऐसी विधियों का चयन करें जिनका रेलेवेंस हो और साथ ही साथ वो विधियाँ उचित हों। शिक्षण विधियाँ और मीडिया उद्देश्यों और सामग्री के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। ये शिक्षार्थी के स्तर के लिए उपयुक्त होना चाहिए। रेलेवेंस होनी चाहिए उन टेक्निक्स की, उन विधियों की जिनका चयन किया जा रहा है कक्षा में पढ़ाने के लिए। दूसरा है विविध विधियाँ और मीडिया का प्रयोग। अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करें, अलग अलग मीडिया का प्रयोग करें। ये कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने और निरस्ता से बचने के लिए ज़रूरी है। अगर एक ही टेक्निक का प्रयोग डेली किया जाएगा तो जो स्टूडेंट हैं उनकी रुचि इसमें ख़त्म हो सकती है। इसलिए बदल कर अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग किया जाए, जिससे
स्टूडेंट की भी रुचि बनी रहे। उसके बाद है अच्छी गुणवत्ता वाले मीडिया का प्रयोग। हाई क्वालिटी वाले मीडिया का प्रयोग करना चाहिए। किसी मीडिया का प्रयोग करने से पहले उसकी क्वालिटी, उसकी विजिबिलिटी क्या है, क्लैरिटी कितनी है, उसको ध्यान में रख लेना चाहिए। उसके बाद ही उस मीडिया का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण अधिगम में विभिन्न मीडिया का एकीकरण करना, बहुत सारे मीडिया का इंटीग्रेशन कर देना चाहिए। छात्रों को यह भी लगना चाहिए कि मीडिया और जो शिक्षक है ना, वो दोनों अलग अलग हैं। उन्हें ये ना लगे कि मीडिया और शिक्षण एक ही हैं, अलग अलग होने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर छात्रों को एक वीडियो फिल्म दिखाई जाए तो उसके बाद उस पर चर्चा भी हो, ताकि विद्यार्थी उसके संदेश अर्थ को आत्मसात कर सके। मीडिया के द्वारा हमने उन्हें फिल्म तो दिखा दी, लेकिन उस फिल्म को समझाने के लिए, उसका मीनिंग समझाने के लिए बाद में उस पर चर्चा भी की जानी चाहिए, जिससे कि उन्हें संदेश का जो अर्थ है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। उसके बाद अगला सिद्धांत आता है हमारा अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सिद्धांत। कक्षा में अच्छा वातावरण बनाने के लिए कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को सीमित रखा जाए। एक क्लास में विद्यार्थियों की जो संख्या है उसको लिमिट कर देना चाहिए। इसके लिए नियामक संस्थाएं शिक्षक छात्र अनुपात भी तय करती हैं। जो भी संस्थाएं हैं जहाँ पर शिक्षार्थी आते हैं तो वो शिक्षक और छात्रों का अनुपात भी तय करते हैं। कैसे? जैसे एक शिक्षक है, उसके अंडर में हो सकते हैं 40 स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर एक शिक्षक के अंडर में 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट। तो इस तरह से उनका रेशो पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है कि एक टीचर इतने छात्रों को पढ़ाएगा। अगर छात्र ज़्यादा हैं किसी क्लास में तो फिर उनके सेक्शन डिवाइड कर देने चाहिए, ABCD, इस तरह से उनके सेक्शन बांट देने चाहिए और एक टीचर के अंडर में रेशो के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट दिए जाने चाहिए। उसके बाद आता है कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था। कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे बेंच होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। कक्षा में बैठा हर छात्र शिक्षक की बात को सुन सके और शिक्षक भी हर बात को संलग्न कर सके, इतनी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी लंबी क्लास है और पीछे तक स्टूडेंट बैठे हैं और टीचर बिल्कुल आगे आगे है, तो पीछे वालों को भी टीचर की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है और ना ही टीचर को पीछे वाले स्टूडेंट दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हर एक छात्र शिक्षक की बात को ईजिली सुन सके। इसके अंतर्गत उपयुक्त फर्नीचर, प्रकाश, वायुमंडल, संचालन का ध्यान रखना पड़ता है। फर्नीचर होने चाहिए, बेंचेस होने चाहिए बैठने के लिए, और उचित प्रकाश, वायुमंडल होना चाहिए, ओपन विंडो होनी चाहिए जिसमें से प्रकाश निश्चित रूप से आता रहे। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है छात्रों के साथ समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना। छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करना जरूरी है टीचर के लिए। इसमें शिक्षक छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकता है, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना सकता है। उसके बाद है प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना। फीडबैक सिस्टम की स्थापना भी करनी चाहिए हमें। प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना से शिक्षण अधिगम को और भी उत्तरोत्तम बनाया जा सकता है। जैसे टीचर ने कुछ चीज़ पढ़ा दी, उसके बाद स्टूडेंट ने वो सुन ली, तो उसके बाद फीडबैक भी मिलनी चाहिए कि वो स्टूडेंट को कितनी समझ में आई है वो चीज़ जो टीचर ने उन्हें पढ़ाई है। तो इस फीडबैक से क्या होगा, टीचर को ये पता चल जाएगा कि मेरी पढ़ाई हुई कितनी बात उनको समझ में आ रही है और कितनी नहीं आ रही है, तो फिर वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो प्रतिपुष्टि तंत्र की स्थापना भी होनी चाहिए क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए। नवोन्मेष के लिए प्रेरित करना। इससे छात्रों में एक समस्या के विभिन्न पहलुओं को देखने की क्षमता बढ़ती है। एक प्रॉब्लम है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, इनको देखने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए नवोन्मेष के लिए प्रेरित करें। प्रबलन प्रदान करना, उनको रेनफोर्समेंट भी दे। अगर कोई छात्र कक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसे रेनफोर्समेंट देनी चाहिए, प्रशंसा मिलनी चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, सोशल वैल्यू देना चाहिए उससे, जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों को प्रबलन प्रदान किया जा सके और क्लास को इफेक्टिव बनाया जा सके। तो ये थे कुछ थ्योरीज जो कि क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और इन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।